सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे, वीडियो का टाइटल है इज कश्मीर ए डेड हॉर्स फॉर पाकिस्तान। असल में ये वीडियो डीडी रिएक्ट पर आलोक सर ने रिएक्ट की है। और ये ओरिजिनल वीडियो है एक पाकिस्तानी जो कश्मीरी मुद्दे पर एक पॉडकास्ट में बैठा है और मतलब बातचीत उनके बीच चल रही है। तो वही सब बातचीत का एक छोटा अंश जहाँ पर इंडिया का जिक्र आता है, जहाँ पर कश्मीर का जिक्र आता है, उस पर आलोक जी ने रिएक्ट किया है और हम उन्हीं की वीडियो पर रिएक्ट करेंगे। बेसिकली नहीं चाहते किसी पाकिस्तान की वीडियोस पर रिएक्ट करें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जाके प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी, ताकि आप और हमारे बीच जो कनेक्शन है वो बढ़ता जाए, सोशल कनेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट इट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पाकिस्तान के दो बड़े जाने माने चेहरे हैं जो बड़ी बेबाक बातें करते हैं, बहुत क्रिटिकल मुद्दों को उठाते हैं। तो जुनैद अकरम साहब के पॉडकास्ट पर आए हैं सैयद मुजम्मिल। तो उनमें से एक हिस्सा मैंने निकाला है जिसमें वो इंडिया की बातें कर रहे हैं, बाकी तो पाकिस्तान की बातें हैं, तो उससे हमारा कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। इंडिया पाकिस्तान और इस पर जो बातें हुई हैं तो वो मुझे निकाल कर दिया गया है कि भाई ये जो हैं वो मेन मुद्दे हैं इंडिया और पाकिस्तान पर इन्होंने जो बातचीत की है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह की बातचीत हुई है, इसमें क्या नया समझने को, सीखने को और जानने को मिलता है। चलिए। तो बहुत कम लोगों को पता है ये एसएसजी जो है फ़ौज के अंदर, ये भी अमेरिका ने बना कर दी थी रूस के अगेंस्ट। और अयूब साहब ने फिर पैसा लेना शुरू कर दिया और वो पैसा लेके उन्होंने रूस के अगेंस्ट को जो लड़ना था वो उन्होंने इंडिया पे मार्च खोल दिया। तो गोरों ने कहा कि भाई ये क्या स्कैम कर दिया है मतलब हमसे तो कहा था कि वो डबल गेम हाँ, हम तो मॉस्को पे झंडा लगाएंगे, दिल्ली पे लगाने की कोशिश करना शुरू कर दी है। तो ये था कि ये इतना क्योस दिखाई देता है शुरू में आपको। पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आती है, फिर अयूब कहता है सेकुलरिज्म थोड़ा सा लेके आना है, और बाद में वो भी चेंज हो जाता है। व्हाट डिड इंडिया डू सो डिफरेंट शुरू में ही कि उनकी सिमत अलग निकल गई और हमारी तो आपने जैसे बताई। व्हाट डिड दे डू सो डिफरेंट? इंडियंस को ये पता था कि ये कंटिन्यूटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो 7,000 साल पुरानी तहजीब है और हमारी ये वैल्यूज़ हैं। फिर नेहरू के आइडियाज़ भी क्लियर थे कि सेकुलर रियासत होगी। उसकी वजह यह है कि हमने कभी भी किसी को सप्रेस नहीं करना कि ये ज़ुबान बोलो और ये ना करो। तो हमारे यहाँ पर ये हुआ कि पहले ही ढाका में जाके अंग्रेज़ी में तकरीर करते हुए कहा कि उर्दू बोलनी है आइंदा से, जो कि मेरा ख्याल है ख़ुद को भी नहीं थी आती। तो खैर आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ। तो एक तो सेकुलर प्रिंसिपल कि जो भी हिंदुस्तान का शहरी है, कतई नज़र इससे कि उसका मज़हब, उसका रंग, उसकी नस्ल क्या है, बेशक रेसिज्म वहाँ पर अभी भी है और अब भी हो रहा है सारा कुछ। अब तो खैर एक डायरेक्शन बदलने की कोशिश की जा रही है वहाँ भी। लेकिन एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का आना जो यहाँ पर 73 तक नहीं आ सका। उससे पहले जो आया वो तो मजाक था, क्योंकि वो मार्शल लॉज के दौर में आता रहा, गैर जमाती इलेक्शन होते रहे। फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दे दिया जो फाउंडिंग फादर की बहन थी। तो वहाँ पर एक सेकुलर प्रिंसिपल मुझे लगता है। दूसरा सिविलियन सुप्रेमेसी इसीलिए बेहतर रही और आज तक कू नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक बड़ी मजबूत जमात थी, बड़ी ऑर्गेनाइज थी। उसके जो लीडरान थे उनकी आवाम से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, लीगर्स की नहीं थी। हुसैन हक्कानी साहब तो लिखते हैं कि पार्टीशन के बाद वो सोचते रहे कि अब जाना कहाँ है, करना क्या है। बहुत से लोग ये सवाल करते थे कि अब क्या करें, ये बना लिया है अब। हाँ, इवन जिन्ना साहब का अपना घर जो मालाबार हिल्स वाला था हिंदुस्तान में, वो उन्होंने कहा कि मैं आके गर्मियों की छुट्टियां वहीं गुजारा करूँगा। ये बताता है कि उनका ये विज़न नहीं था कि बॉर्डर बंद हो जाएंगे। इतना तो सीरियस नहीं लिया हमने ना यार, लेकिन वो हुआ बाद में कुछ और, बिल्कुल ट्रैजेक्टरी मुख्तलिफ हो गई बिल्कुल। तो एक तो ये है कि वहाँ पर एक सिविलियन एजेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और वो नेचुरली होती है। जिस तरह आज आप 3-4 पार्टीज़ को कंपेयर कर लें तो एक पार्टी स्ट्रॉन्ग है, वेल कनेक्टेड है, दूसरी नहीं है। तो कांग्रेस और लीग का जो फ़र्क था वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फ़र्क था, क्योंकि नेहरू साहब ने आके जो रिफॉर्म्स की, जो लैंड रिफॉर्म की, सबसे बड़ी बात कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज वेरी वेरी नेसेसरी। उनका एक इंटरव्यू है कि हमें पहले से इल्म था कि लीग की जो क़यादत है मुस्लिम लीग की, वो सारी है ही वडेरों की आधी से ज़्यादा। तो एलीट थे। तो मैं तो अक्सर कहता होता हूँ ये एमनेस्टी स्कीम थी एक बेसिकली पाकिस्तान ले लो। तो उसमें यह है कि जिसको भी ख़तरा है कि मेरी ज़मीनें छीन ली जाएंगी वो इस तरफ आ जाए। आसान है ना, मैंने ऐलान कर दिया मेरे ग्रुप में आ जाओ, तुम्हारी ज़मीन बचा लूँगा।
और वही हुआ कि वो 30-40 ख़ानदान आज तक वही मखदूम, आज तक वही कुरैशी और वही सब चल रहा है। अभी तक हम सिंध में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी वही चल रहा है। हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म हो गई, वडेरे की ताकत को तोड़ दिया गया। वहाँ जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके जो बादशाह थे या प्रिंसेस थे, उन्हें कहा गया कि भाई इलेक्शन लड़ो और मोनोपोली तोड़ दी। तो वो एविडेंट है उसके बाद से। और उसके बाद फिर जब हर चीज़ एक गाड़ी, देखिए कई लोगों को मैंने, अच्छा अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सैयद मुजम्मिल भाई ने कहीं मेरे वीडियोस तो नहीं देख लिए हैं, क्योंकि ये जिक्र, हालांकि मैं इस पर वो नहीं कर रहा, उन्होंने पढ़ी होगी चीज़ें जैसे मैंने पढ़ी हैं, जैसे मैंने न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ी है, जैसे मैंने चीज़ों को ढूंढा है, तो उन्होंने भी क्या होगा, जाहिर सी बात है, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत नॉलेजेबल आदमी हैं, तो उनके पास भी जानकारी होगी जो मेरे पास है। नॉर्मल, बिल्कुल जो उस लेवल तक कोई पढ़ाई करता है उसके पास ऐसी जानकारियाँ होती हैं। तो मैं अक्सर ये बातें अपनी वीडियोस में भी कर रहा हूँ पिछले कुछ एक आध महीने से, और इसको साबित करने के लिए मैं लोग मुझ पे कहते हैं पाकिस्तान से कमेंट करके कि नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये पॉइंट गलत है आपका। तो देखिए एक पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल ने भी ये बात कही है, और मैं एक बार फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी वो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में सुनवाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना आज़ादी की जंग में शामिल नहीं थे। चूंकि उनको पता चल गया कि लैंड रिफॉर्म्स हम करने वाले हैं, जागीरदारी चली जाएगी, ज़मीनें जमींदारों की चली जाएंगी, इसलिए उन्होंने अलग स्टेट मांगा, पाकिस्तान बनाया। और आज देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ, वडेरा सिस्टम आज भी जारी है, आज भी उन्हीं फैमिलीज का राज है पूरे पाकिस्तान पर, जो उस वक्त भी ताकतवर थी, आज भी ताकतवर हैं और शायद आने वाले वक्त में भी ताकतवर रहेंगी। सुनिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात। Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The leaders of the Muslim League were big landlords and the like, who did not like land reform. We were very anxious to have land reform, which we did have afterwards. And that was one reason that we agreed to partition, because we thought that if they remained with us, apart from this trouble continuing. सुन लिया आपने? तो मैं कोई भी बात ऐसे नहीं करता, मैं बगैर सबूत कोई बात नहीं कहता। और यही बात सैयद मुजम्मिल भाई ने भी कही है कि जिन्ना साहब ने कहा अपने लोगों को, चलो भाई सबकी रियासतें मैं बचाऊंगा, आ जाओ पाकिस्तान, और यही हुआ। तो ये थी वीडियो। असल में ये वीडियो का पूरा पार्ट है। नेक्स्ट जो पूरी वीडियो है इसमें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पार्टीशंस का जिक्र आता है, लेकिन अगर इसकी आगे हम बढ़ते जाए तो फिर कश्मीर का इशू फिर खींचा जाता है, फिर कारगिल युद्ध का जिक्र आता है, तो बार बार हम दोहराना नहीं चाहते। बेसिकली मुझे ये पाकिस्तान के आलोक सर जिनकी बात कर रहे हैं, आलोक सर की नज़र में वो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल लोग हैं। इंटेलेक्चुअल समझो तो समझदार लोग। एक होता है पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे के बाद थोड़ी जो अपनी समझ लगाता है क्यों क्या और कैसे जैसे जो सवाल करता है और उसको उसके आंसर मिल जाते हैं। एक इंटेलेक्चुअल पर्सन वही होता है जो क्यों क्या और कैसे इन सवालों के आंसर ढूंढता है। पढ़ता वगैरह सब होगा, लेकिन इन सवालों को जानने की कोशिश में लगा रहता है। फिर वो चाहे 12वीं पास हो, 10वीं पास हो या कितना भी हो, कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखने इंटेलेक्चुअल होने के लिए बहुत बड़ी डिग्री हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 5-10 पास हो, क्योंकि भारत एक ऐसे देश है, मुझे लगता है कि एक समझ लीजिए कि जो स्कूल कॉलेज नहीं गए उन्हें राजनीति का और इतिहास का इतना गहन नॉलेज है ना, आप कभी उनके सामने बैठना तो आप भी जैसे बौने नजर आओगे। अगर आपने बहुत अच्छा अगर इतिहास भी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा है, समझा है, और उस दौर से ही समझकर अपने आप को जो है मानसिक स्थिति पर वो हो पाए हैं, और वो भी इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी में आते हैं। रही बात जिन्ना की, देखिए पाकिस्तान के लिए जिन्ना कुछ भी रहा हो, लेकिन एक बात नोटिस करना, भारत के अगर खुद की राजनीति के अंदर अगर कोई नेता कोट पैंट पहनता हुआ नजर आता है ना, तो उसकी बहुत थू होती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जिन्ना की जो इमेज थी वो
कोट पैंट पहनने वाला बंदा, सिगार पीने वाला बंदा, मतलब खुद को उसने इस तरह से मैनेज किया था, वो बहुत पैसे वाला था। एक तरफ गांधी है, एक तरफ जिन्ना है, दोनों के पास फैमिलीज, दोनों की अच्छी वेल्थ फैमिलीज थी। गांधी भी बाहर पढ़े, जिन्ना भी अपनी एक लाइफिस्ट जिंदगी जिया। लेकिन गांधी ने क्या चुना? उन्होंने अपना देश के लिए अपने कपड़े, जो अंग्रेजी जो वस्त्र हैं, उनको किनारे करके भारत की बनी हुई कपड़े सूत काट कर उन्होंने खुद के जो कपड़े थे वो पहनना शुरू कर दिया, ताकि जो मैसेज है ना, इंडिकेट बहुत ज़्यादा हो कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी चीज़ों का यहाँ पर कितना ज़्यादा ये समझ लीजिए कि उनके खिलाफ रोष पैदा करने वाली चीज़ थी। दूसरी तरफ जिन्ना ने क्या किया? उन्होंने न सिर्फ सूट पहना बल्कि सिगार भी उठा दी उनकी। सिगार के साथ साथ उन्होंने उनके वैल्यूज़ भी उठा दिए। अपना खुद का दिमाग मुझे लगता है जिन्ना ने कहीं यूज़ नहीं किया। यही वजह है कि जब पाकिस्तान बन भी गया ना, जिन्ना बहुत देर तक नहीं रहे, और खुद उनकी फैमिली का क्या हाल हुआ जिन्ना का कोई नहीं जानता। तो ये वाली बात है। और अगर मैं माना बात पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो इसी एक आदमी के जो अगर नज़रिए को अगर जानना है ना, तो ये समझना चाहिए बहुत बारीकी से उसके जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो समझ ले कि डेली रूटीन है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरफ मैं गांधी और जिन्ना को लूँगा ना, या मैं चलो गांधी तो छोड़ दीजिए, भारत के राजनीति में जवाहरलाल नेहरू को उठा लीजिए। जवाहरलाल नेहरू भी अच्छे खासे पैसे वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जो बुक है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जेल में बैठकर उन्होंने ये बुक लिखी। जिन्ना कितने बार जेल गए, और कौन सी बुक लिखी उन्होंने? अगर वो इस्लामिक स्टेट चाहते भी थे तो उन्होंने क्या चीज़ें थी, क्या कमियां थी जो उस देश में, हिंदुस्तान में नहीं थी, जो उनको लगा कि उनको नहीं मिल रही है मुसलमानों के लिए, उन्होंने एक स्टेट बना दिया। सही कह रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने जो बातें की उस दशक में, बहुत दशक हो चुके हैं, आज से लगभग 1950-55 की वो बात होगी, उन्होंने ठीक कहा। उन्होंने कहा कि जिन्ना सिर्फ जिम्मेदारों का भला चाहते थे, वहाँ के लोगों का नहीं चाहते थे। और यही पाकिस्तान में अभी हम देख रहे हैं। यही होता है जब आप रसूखदार लोगों को लेकर एक देश का निर्माण करते हैं। वहाँ पर पिस्ता हमेशा गरीब है। लोकतंत्र में चाहे जनता को कितना भी दबाया जाए, लेकिन अल्टीमेट जो अधिकार है जनता के हाथ में है। पाकिस्तान में ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आज जिस दोराहे पर पाकिस्तान खड़ा है, ये सब उनके ही जो बड़े छोड़ के गए हैं, वही इथोस है, वही सब मैसेज है वो छोड़ के गए। आज जिन्ना को पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं पढ़ाया जाता, उनकी फिलॉसफी को नहीं पढ़ाया जाता। वो फिर उन्होंने क्रिएट क्या किया था, और ये लोग उन्हें कायदे आजम कहते हैं। चिपकाइए, नोटों पे चिपकाइए, कहीं भी चिपकाइए, उनकी फोटो चिपकाए। उन्होंने आपको आपका देश बना के दिया, बट वैल्यूज क्या सिखाई, वो बहुत बड़ी चीज है। वैल्यूज कभी मरती नहीं है। आदमी मर जाएगा, उसका कैरेक्टर भी मर जाएगा, लेकिन वो जब तक जिंदा था उसने इस देश के लिए क्या किया, इस देश के लोगों को कैसे सिखाया, आने वाली पीढ़ियों को क्या अपने रिसोर्सेज में, ज्ञान भंडार से क्या चुन के लाया जो वो दे रहा था। नेहरू ने यही किया, गांधी ने यही किया, पंडित गोविंद वल्लभ पंत हों, चाहे फिर हमारे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हों, या हमारे जो राष्ट्रपति रहे कलाम जी वो हो, उन सब ने हमको वैल्यूज दी और उन वैल्यूज पर हम चलते हैं। और वो वैल्यूज सिर्फ कहने वाली नहीं थी, उन्होंने वो अपने उन पर खड़े भी उतरे हैं, वो करके दिखाया है, तभी हम लोगों पर उतना बिलीव करते हैं। आज सिंपली धोनी को देख लीजिए यार, धोनी के आज लोग वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो हिंदुस्तान में इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है? कुछ है क्योंकि हम अपने हीरोज को हमेशा ही अच्छे से टेस्ट करते हैं। टाइम टेस्टेड हीरोज जो है हमारे होते हैं, और हम उन्हीं लोगों को हीरोज का दर्जा देते हैं
जो हर बार हमारे उन्हीं उम्मीदों पर खड़ा उतरता है। ये मत भूलिएगा कि इंडिया के लोग जज नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें हुई, अभी भी हम कई मामलों में शायद गांधी के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते, नेहरू के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते हों, या सुभाष चंद्र बोस के कई विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते हों, लेकिन जो उस समय डिमांड थी, जो नीड थी, जो ज़रूरत थी, उसके हिसाब से हम तोलें और उनके डिसीजंस को लें। एक आदमी हर बार 100% अगर सही हो तो फिर उसकी कैटेगरी भगवान में न की जाए। तो इंसान की खासियत है, कहीं पर गलती हो जाती है, लेकिन हमें ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उसकी गलतियों से क्या सीख रहे हैं या उसकी कौन सी अच्छी बातें उठाते हैं। ये तो हमारे ही ऊपर है। आज पाकिस्तान सारी जगह रोता है और बात फिर वही उठ के आती है। इंडिया पर उनको वीडियो बनानी पड़ रही है या दिन देखना पड़ रहा है। इन्हें तो दिन भर इंडिया पर गाली देनी चाहिए थी, जो दे भी रहे थे, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब अच्छी बातें करेंगे तब, क्योंकि पैसा कमाना है। तो समय का चक्कर है, कहीं भी घूम सकता है, द व्हील ऑफ टाइम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुद से सवाल करते रहिए, सोचते रहिए, नए नए जो हैं जवाब खुद से ही तलाश कीजिए। इंटेलेक्चुअल